यूनिट 9 फिजिकल इलनेस एक्सपीरियंसेस 1 जिसका पहला टॉपिक है इलनेस इज रिलेटेड टू फूड डाइट एंड ओबेसिटी। सो ईट टू लिव डोंट लिव टू ईट, ये कहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मतलब हमें जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। बट वी ऑफन डू इट इन अदर वे अराउंड, मतलब हम इसका जस्ट उल्टा करते हैं। हम खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते। सो फूड इज़ एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। फूड हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए। बट विद इन्यूमरेबल वेराइटी ऑफ फूड दैट इज़ एसेंशियल ईजीली एक्सेसिबल, मतलब बहुत सारी जो फास्ट फूड वगैरह होती है ना, लिटरली ऑन आर फिंगर टिप्स भी often indulge in eating stuffs that may not be right for our health and well-being। obviously जो चीज़ें हमें बहुत जल्दी मिल जाती है, बनी बनाई मिल जाती है, बहुत ज़्यादा easily accessible होती हैं, वैसी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, लाइक फास्ट फूड एंड एवरीथिंग जो हम लोग डेली फूड में खा लेते हैं। सो वो हमारे हेल्थ और वेलबींग के लिए अच्छा नहीं होता है। एंड विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से फास्ट पेस ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ इतनी जल्दी जल्दी जा रही है, मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, उन सब चीज़ों की वजह से वी ऑफन डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेड द एक्स्ट्रा कैलोरीज। मतलब हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उतना टाइम नहीं होता कि हम जो है लाइक एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हो रही है उस चीज़ को बर्न कर पाए, या फिर जो फैट है उसके साथ कुछ कर पाए। दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड, ठीक है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, मेकिंग अस सस्पेक्टेबल टू वेरियस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है और लाइफ भी इतनी जल्दी जल्दी जा रही है। सो हम कैलोरीज़ को बर्न नहीं करते, फैट वगैरह उतना ध्यान ही नहीं देते, एंड इसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आती रहती हैं। इन द प्रेजेंट सेक्शन ऑफ दिस यूनिट वी विल मेनली फोकस ऑन इलनेसेस रिलेटेड टू फूड डाइट एंड ओबेसिटी। ऑब्वियसली हमारा फूड जो है ना, हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम लोग डाइट ज़्यादा अच्छे से मेंटेन नहीं करते, हम अपने काम पे ही लगे रहते दिन भर। इसीलिए इस प्रेजेंट सेक्शन ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि लाइक हमारा जो भी लाइक फूड रिलेटेड, जो भी फूड डाइट और ओबेसिटी से रिलेटेड ये सारी इलनेसेस होती है ना, उन सबको देखेंगे। सो फूड हैज़ अ रेलिवेंट इम्पैक्ट ऑन आर डे टू डे फंक्शनिंग। फूड का एक रेलिवेंट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फंक्शनिंग में। द वे वी लुक एंड बिहेव एंड फील, मतलब कैसे हम दिख रहे हैं, कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, कैसे हम फील कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मतलब इम्पैक्ट डालता है फूड से। मतलब फूड का ये सब चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो फूड हैज़ 5 मेन कंपोनेंट्स। फूड के 5 मेन कंपोनेंट्स है दैट आर नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में नेसेसरी होता है। सो 5 है यहाँ पे, 5 कंपोनेंट्स आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड शुगर। शुगर होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, बहुत सिंपल मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, एंड कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी होते हैं जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज एंड स्टार्च। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, एक बहुत ही मेजर सोर्स इस एनर्जी का। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ सोर्सेज जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो है व्हीट, पोटैटोज एंड मेज। देन आता है लिपिड्स। सो दिस कंस्टिट्यूट द सैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट्स। इसमें पॉलीसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो दिस आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हर एक चीज़ का अपना एक कंट्रोल में करना चाहिए, मतलब एक्चुअली हर चीज़ ओवर नहीं होनी चाहिए, बट कंट्रोल में हर एक चीज़ अच्छी होती है। सो दैट आर ऑल्सो अ सोर्स, ये भी एक सोर्स है एनर्जी का। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स आर बटर एंड कुकिंग ऑयल्स। उसके बाद आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बनता है, एंड दैट आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर आर डेवलपमेंट। और ये हमारे डेवलपमेंट में के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज फंक्शनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, मेनली बिकॉज दे प्ले अ रोल इन सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल मटेरियल, ठीक है, ये न्यू सेल को सिंथेसाइज करता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कुछ सोर्सेज प्रोटीन के जैसे कि मिल्क हो गया, एग्स, फिश, चीज़ एंड लीन मीट। देन आता है विटामिन्स या वाइटामिन्स। सो दिस कैन बी टर्म्ड एज केमिकल्स, या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं। सो दे डू नॉट दे नॉट ओनली प्ले अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये ना ही सिर्फ मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करता है, बट इन फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, हमारा जो फिजिकल फंक्शनिंग है उसमें भी मदद करता है। सो दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, ये जो कन्वर्ट करने में मदद करता है, जो भी हम लोग न्यूट्रिशंस ले रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सो वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिन्स आर ऑल्सो ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स की हेल्प
हेल्प से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है या फिर जो भी टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में उसको भी ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। वाइटामिन्स कैन बी फैट सॉल्यूबल, मतलब वाइटामिन्स जो होती है वो फैट सॉल्यूबल भी होती है, फैट को भी कम करने में मदद करती है। दैट इज़ दे डिज़ोल्व इन फैट दैट आर देन स्टोर्ड इन द फैट टिश्यू, मतलब वो डिज़ोल्व कर देती है जो भी फैट टिश्यू में फैट स्टोर्ड है बॉडी में। लाइक विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। एंड दे कैन ऑल्सो बी वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल भी है। लाइक विटामिन बी एंड सी दैट आर स्टोर्ड इन द बॉडी, जो विटामिन बी और सी है जो भी स्टोर्ड है बॉडी में इन लिटिल क्वांटिटीज़ एंड एनी एक्सेस अमाउंट इज़ फ्लैश्ड आउट ऑफ द बॉडी एज वेल। ठीक है, लिटिल क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होती है और वो जो भी वेस्ट चीज़ें हैं ना उसको भी फ्लश आउट कर देती है हमारी बॉडी से। एंड विटामिन बी जो है वो हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, पोइट्री से मिलता है, सी फूड हो गया, एग्स, लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। विटामिन सी जो होता है वो हमें लाइम, ऑरेंजेस, टोमेटोज, ये सब चीज़ों से मिलता है। विटामिन डी इज़ फाउंड इन मिल्क, फिश, एग्स एक्सेट्रा। विटामिन ई हमें मिलता है लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, tomatoes etc. Vitamin K is found in cabbage, soya bean, spinach etc. उसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल्स कंस्टिट्यूट कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, आयोडीन एंड जिंक, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो दैट आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, वो सब ऑर्गेनिक था ना, तो ये इनऑर्गेनिक है। सो दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, ये भी हमारे फिजिकल फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और डेवलपमेंट में भी मदद करता है। सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के सोर्सेज सबको पता है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, बीन्स है, लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के सोर्सेज क्या है, रागी है, नट्स, बाजरा, मिल्क एक्सेट्रा। एंड सोर्सेज ऑफ पोटेशियम, एक्चुअली ये पोटेशियम होता है। सो पोटेशियम इंक्लूड्स बनाना, स्वीट पोटैटो, peas, mushrooms etc. Sources of sodium includes celery and milk. Sources of iron includes eggs, liver etc. Sources of iodine includes seafood, iodized salt etc. And sources of zinc includes oyster, poultry and whole grains एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो येट अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वी नीड नॉट फॉरगेट इन फाइबर, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो फाइबर होता है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन प्रोसेस, ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइबर। सो दिस दो इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रिएंट, इसको हम लोग न्यूट्रिएंट में कंसीडर नहीं करते हैं। एज द अबव 5 कंपोनेंट्स डिस्कस्ड अर्लियर, हम लोगों ने 5 कंपोनेंट्स पढ़े हैं। सो फाइबर इज़ फाउंड इन ओटमील, फाइबर हमें ओटमील से मिलता है, बीन्स से मिलता है, एप्पल से मिलता है, बेरीज हो गया, पीयर्स हो गया एक्सेट्रा। सो आवर डाइट दस नीड टू इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव बट इन राइट प्रोपोर्शंस, ज़रूरी है कि हमें राइट प्रोपोर्शन में सारी चीज़ें लेनी चाहिए एंड सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। सो डाइट इन दिस कॉन्टेस्ट कैन बी एक्सप्लेन, हमें डाइट को इस कॉन्टेस्ट में एक्सप्लेन करा जा सकता है एज दैट वी ईट, जो भी हम खाते हैं, एंड व्हाट वी ईट इज़ डिटरमाइंड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, जो भी हम खाते हैं वो डिटरमाइन करता है, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सम ऑफ दिस फैक्टर्स हैव बीन डिस्कस्ड एज फॉलोज। ठीक है, हम क्या खाते हैं उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट कि जो भी चीज़ हम खाते हैं ना उसमें हमारा कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, inborn processes can determine our preference for certain types of food। ठीक है, हमारे ये जो इनबॉर्न प्रोसेसेस है ना वो डिटरमाइन करता है कि हमें कुछ प्रेफरेंस होते हैं ना कि हम क्या खाते हैं उस पर। सो द केमिकल्स इन आर ब्रेन्स, हमारे ब्रेन्स में जो केमिकल्स होते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जहाँ पे हम खाते हैं। और ऑफन प्लेजर सेंटर्स आर एक्टिवेटेड व्हेन फैटी फूड्स आर कंज्यूम्ड। और जो भी हम खाते हैं वो हमें प्लेजर देता है, लाइक कुछ भी मतलब एक एक्टिवेट कर देता है कि कुछ प्लेजर आ जाता है हमारे जब भी हम कोई फैटी फूड या खाते हैं तब। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं यहाँ पे। सो दिस इंक्लूड एक्सपोजर ऑफ टू फूड, लाइक एक्सपोजर ऑफ फूड आ जाता है, कल्चर आ जाता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है, सो एक्सेसिबिलिटी टू जंक एंड द फास्ट फूड, हम ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं ना जंक और फास्ट फूड से, इसलिए तो हम खाते हैं। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, मीडिया का भी इन्फ्लुएंस आ जाता है, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो कि हमें अच्छा लग जाता है और हम खाना शुरू कर देते हैं, एंड सो ऑन, बहुत कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी मैटर करता है कि हम लोग इन्वायरमेंटल एनवायरनमेंट में हम जैसा जो खाते हैं उस हिसाब से हम लोग
जो खाते हैं उस पर ये भी चीज़ मैटर करता है, ये भी एक फैक्टर है। एबिलिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल वंस फूड बाइंग एंड ईटिंग हैबिट्स। ओके, फूड बाइंग और ईटिंग हैबिट्स भी मैटर करता है जब हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या खाते हैं, ये चीज़ भी एक फैक्टर है। सो दिस ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि हम किस टाइप का फूड खाते हैं, किस टाइप का फूड हम खरीदते हैं और खाते हैं। सो दिस इज़ नेसेसरीली अ स्किल एज वी डिटरमाइन द फूड दैट वी ईट। ये भी नेसेसरीली एक स्किल है कि हम डिटरमाइन करें कि कोई भी फूड हम जो खा रहे हैं बेस्ड ऑन वेदर इट इज़ न्यूट्रिशियस और नॉट, ये चेक करना कि ये न्यूट्रिशियस है कि नहीं, हमारे बॉडी के लिए अच्छा है कि नहीं, एंड दस मेक हेल्दी चॉइसेस, एंड हम लोग को हेल्दी चॉइसेस करना चाहिए, बनाना चाहिए। सो दो इफ़ वी लैक सम सच कंट्रोल, अगर हम लोग कंट्रोल को लैक कर जाएँ, मतलब हम अनहेल्दी खा लें, सो वी वुड इंडल्ज इन कंजम्पशन ऑफ फूड दैट मे नॉट नेसेसरीली बी हेल्दी, ऐसा हम कुछ कंज्यूम कर जाएं जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है और एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट पे, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट पे नहीं है, ठीक है, हमें रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब बॉडी को ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों की, वैसी चीज़ों को खा ले, इसलिए कंट्रोल होने की ज़रूरत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आर डाइट इज़ न्यूट्रिशियस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा डाइट जो हो वो न्यूट्रिशियस हो, एज वेल एज हैविंग सफिशिएंट फाइबर, जिसमें सफिशिएंट फाइबर भी हो। दो अ सूटेबल डाइट प्लान फॉर ईच ऑफ अस विल वेरी बेस्ड ऑन आर डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है। तो हमारा जो सूटेबल प्लान है ना, जो डाइट प्लान है, वो वेरी करता है कि हमारा जो डेवलपमेंटल स्टेज कौन सा है, जेंडर क्या है, वो भी मैटर करता है, हेल्थ और इलनेस, हमारा हेल्थ कैसा है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वंस डाइट न्यूमरस इंटरवेंशंस कैन बी यूज्ड, बहुत सारे इंटरवेंशंस हम यूज़ कर सकते हैं लाइक हमारे डाइट को इम्प्रूव करने के लिए। सो इंक्लूडिंग कंसल्टेशन विद न्यूट्रिशनलिस्ट, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट से हम बात कर सकते हैं, सो दैट हम कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारा फूड डाइट कैसा होना चाहिए, हु विल गाइड अस अबाउट व्हाट शुड बी आवर डाइटरी इनटेक, लाइक वो हमें गाइड करेंगे कि हम किस तरीके से, हमारा डाइटरी इनटेक कैसा होना चाहिए बेस्ड ऑन आवर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, हमारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को देखते हुए, हमारे हेल्थ को देखते हुए, ऑन अ लार्जर स्केल इन ऑर्डर टू प्रोमोट हेल्थी डाइट, ठीक है। बड़े स्केल में हमें प्रोमोट करना है हेल्दी डाइट को, वेरियस प्रोग्राम्स प्रोमोटिंग हेल्दी डाइट, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स ही प्रमोट किए जा रहे हैं हेल्दी डाइट को मेंटेन करने के लिए, एंड बी क्रिएटेड एंड इंट्रोड्यूस, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही है, इंट्रोड्यूस की जा रही है, ताकि हम अवेयर हो कि हमारा जो हेल्दी डाइट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरवेंशंस कैन बी डिज़ाइंड इन ऑर्डर टू रिप्लेस अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, कोई इंटरवेंशन जो है उसे भी हम डिज़ाइन करते हैं कि लाइक हम रिप्लेस कर सकें जो भी अनहेल्दी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं उसको हेल्दी चीज़ से, विथ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ट्रस्ट द फोकस ऑफ what is this, thus the focus of proper diet needs to be on our on being healthy, ठीक है, हमारा जो प्रॉपर डाइट है वो हमें हेल्दी बनाता है। सो डाइट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ वेट, हमारे वेट को भी रेगुलेट करने में मदद करता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग आर हेल्थ स्टेटस, ठीक है, हमारे हेल्थ स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, एंड अनहेल्दी डाइट कैन लेड टू न्यूमरस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है, एक अनहेल्दी अगर हमारा डाइट प्लान है तो ये हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ दिला सकते हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके, एंड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड इवन कैंसर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिला सकते हैं। सो दो येट अनदर एस्पेक्ट ऑफ अनहेल्दी डाइट, अगर एक और एस्पेक्ट देखें अनहेल्दी डाइट का, दैट मेक्स अस सस्पेक्टेबल टू हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इज़ ओबेसिटी, ठीक है, एक और जो है अगर अनहेल्दी डाइट की वजह से कुछ हो सकता है तो विच इज़ ओबेसिटी, मतलब ज़्यादा मोटापा, वो भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। व्हेन एन इंडिविजुअल्स बॉडी मास इंडेक्स, जो बॉडी मास इंडेक्स है BMI है वो 30 है या फिर 30 से ज़्यादा है, देन ही और शी इज़ टर्म्ड एज ओबेस, उसको हम मानते हैं कि वो मोटा है। अगर BMI जो है वो ऑब्टेन है बिटवीन 19 to 24, 19 to 24 के बीच में है, इज़ कंसीडर्ड एज आइडियल माना जाता है, एंड BMI अगर 25 से 29 के बीच में है इज़ कंसीडर्ड एज मॉडरेटली ओवरवेट, ठीक है, मॉडरेटली ओवरवेट माना जाता है।
अगेन 30 और 30 से ज़्यादा को ओबेज मानते हैं, और 19 से 24 के बीच में जो है उसे हम लोग आइडियल मानते हैं, और 25 से 29 के बीच में जो है वो मॉडरेटली ओवरवेट है, मतलब ज़्यादा भी नहीं पर ओवरवेट है। सो टू एक्यूमुलेट BMI सॉरी कंप्यूट BMI को निकालने के लिए फॉर्मूला है। सो BMI इज़ इक्वल टू वेट बाय हाइट, आप निकाल सकते हो। दो BMI इज़ ऑफन क्रिटिसाइज्ड एज इट डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द अमाउंट ऑफ फैट इन द बॉडी। ठीक है, BMI को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जाता है कि वो कंसीडर नहीं करता कि लाइक जो भी अमाउंट ऑफ फैट है हमारी बॉडी में उस चीज़ को कंसीडर नहीं करता। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विथ ओबेसिटी। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो ओबेसिटी से एसोसिएट है। दीज आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। ठीक है, वो नीचे बताए गए हैं कि ओबेसिटी का रीज़न क्या है या फिर फैक्टर्स क्या है। बहुत ही बड़ा टॉपिक है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखना ज़रूरी है। सो द टाइप ऑफ फूड दैट वी ईट, हम जिस टाइप का फूड हम खाते हैं, कैन बी एसोसिएटेड विद आर वेट गेन। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें जो है लिंक्ड है हमारे जो वेट गेन हमें हो रहा है उस चीज़ से। एंड फ्रिक्वेंट इंडल्जेंस इन जंक फूड, अगर आप ज़्यादा ही जंक फूड खाते हो या फिर शुगरी ट्रीट्स जो भी आप खाते हो, कपल्ड विद लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ सच एज एक्सरसाइजेज, आप एक्सरसाइजेज में भी लैक कर रहे हो, मतलब अच्छे से कर नहीं रहे हो, टाइम पे नहीं कर रहे हो, कैन लेड टू ओबेसिटी। इन सब चीज़ों की वजह से आप मोटे हो सकते हो। फूड इज़ मोर देन जस्ट अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड ज़्यादा ही है एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन से। सो इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कल्चर। ठीक है, ये एक पार्ट है और पार्सल है हमारे कल्चर का। एंड वेदर इट इज़ अ फेस्टिव सीज़न, अगर फेस्टिव सीज़न हो गया या फिर व्हेन एक्सपेक्टिंग गेस्ट, अगर कोई घर पे गेस्ट आ रहा है, तो इंक्लूड इंडिविजुअल्स आर encouraged to eat and food is many a times also consumed as courtesy. सो फूड ना हमारे कल्चर में पहले से ही है और बहुत अच्छे से। जैसे कोई फेस्टिव सीज़न हो गया तब हम फूड सर्व करते हैं, कोई गेस्ट आ गया तो भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। इंडिविजुअल्स को खाने के लिए इंकरेज किया जाता है। फूड इज़ मैनी अ टाइम्स ऑल्सो कंज्यूम्ड एज कर्टेसी, फूड को बहुत बार कर्टेसी की तरह भी हम कंज्यूम कर लेते हैं। सो ऑल्सो दस इंडिविजुअल्स में ऑफन एंड अप ईटिंग मोर देन दे शुड, मतलब एक इंडिविजुअल ज़्यादा ही खा लेता है जितना उसको खाना चाहिए। सो इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज़ की बात करें, सो जो अमाउंट ऑफ फूड लाइक जो अमाउंट ऑफ फूड हम खा रहे हैं या फिर जो कैलोरीज़ है उन सब चीज़ों पे। सो द नंबर एंड द साइज़ ऑफ फैट सेल्स। ठीक है, मतलब फैट सेल्स का जो नंबर या फिर साइज़ है, ठीक है, उसका भी तो एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक्स से आता है, एज वेल एज ईटिंग हैबिट से भी हो सकता है। सो ऑल्सो डिटरमाइन ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें भी रीज़न हो सकती है मोटापे के लिए। सो दस अ मॉडरेटली ओबेस पर्सन, एक मॉडरेटली ओबेस पर्सन मतलब ज़्यादा भी नहीं बट ओवरवेट है, विल हैव लार्जर साइज ऑफ फैट सेल्स। ठीक है, उसके फैट सेल्स के साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा। एंड आर एक्सट्रीमली ओबेस पर्सन विल हैव बोथ लार्ज अमाउंट एज वेल एज साइज ऑफ फैट सेल्स। ठीक है, मतलब लार्ज अमाउंट भी होगा प्लस उसका जो फैट सेल्स का साइज़ है वो भी बड़ा होगा। सो द लार्ज नंबर ऑफ फैट सेल्स ऑल्सो इनेबल अ पर्सन टू स्टोर मोर फैट। ठीक है, सो जो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे ना वो ज़्यादा उस पर्सन का जो है ज़्यादा फैट स्टोर करेगा, दस लीडिंग टू ओबेसिटी। इन सब चीज़ों की वजह से ओबेसिटी हो सकता है क्योंकि जेनेटिक्स भी मैटर करती है। ओबेसिटी ऑल्सो हैव जेनेटिक बेसिस, यहाँ पे जेनेटिक बेसिस भी आ जाता है कि लाइक अगर उसके पेरेंट्स मोटे हैं तो उसका बच्चा भी मोटा ही होगा। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है। सो द मेटाबॉलिज्म रेट, जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है, रेट एट विच द कैलोरीज आर बर्नड। ठीक है, मतलब वैसा रेट जहाँ पे कैलोरीज बर्न हो जाती है, इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाय जीन्स। ये भी जीन्स से मैटर करता है, जीन्स मैटर करते हैं, यहाँ पे जीन्स से ही आता है। एंड पर्सन विथ ओबेसिटी, जो इंसान ज़्यादा मोटा है, एंड हैव लोअर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जिनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो कम है। ओके, नेक्स्ट आता है एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ सेट पॉइंट दैट डिटरमाइंस हिज और हर वेट रेंज। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का एक सेट पॉइंट होता है जहाँ से वो अपने वेट को डिटरमाइन करता है, वेट रेंज को, दस इंडिकेटिंग दैट ओबेसिटी कुड ऑल्सो बी अट्रीब्यूटेड टू द सेट पॉइंट। ठीक है, सो मतलब ये जो लिंक्ड है कि लाइक ओबेसिटी भी लिंक्ड है टू द सेट पॉइंट से। सो दैट कुड बी ऑफ हायर वेट रेंज इन
इंडिविजुअल्स ओबेसिटी। सो यहाँ पे वेट रेंज हो सकता है, ज़्यादा वेट रेंज हो सकता है कि लाइक उस इंडिविजुअल का जो ओबेसिटी है, ओवर वेट है। सो दिस इज़ रिफर टू एज द सेट पॉइंट थियोरी ऑफ वेट। इस चीज़ को हम रेफर कर सकते हैं जो सेट पॉइंट थियोरी ऑफ वेट है उससे। सो दिस सेट पॉइंट रेगुलेट्स वंस वेट, लाइक ये जो सेट पॉइंट है ना वो किसी का वेट को रेगुलेट करता है। एंड इंडिविजुअल डिफरेंस इफ डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन दिस सेट पॉइंट, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है और यहाँ पे ये मैटर करता है कि लाइक ये जो डिफरेंसेस है और सेट पॉइंट भी अलग अलग होते हैं हर एक इंडिविजुअल का। सो दो इट नीड टू बी केप्ट इन माइंड, ये चीज़ को हमारे दिमाग में रखना चाहिए दैट बिसाइड्स फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को छोड़ के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Okay, obesity can also be attributed to stress, as it not only have an impact on one's metabolism but also influence eating habits. मतलब मोटापा स्ट्रेस से भी रिलेटेड हो सकता है, लिंक्ड हो सकता है, एज इट नॉट ओनली हैव एन इम्पैक्ट, ये ना ही सिर्फ हमारे मेटाबॉलिज्म में इम्पैक्ट डालता है बट हमारे इन्फ्लुएंस जो हमारे ईटिंग हैबिट है उसमें भी इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद ओबेसिटी लेट्स टू स्लो मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मतलब हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है जो ओबेसिटी है, विच इन टर्न वर्क्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंक्रीज्ड वेट, ठीक है, मतलब ये काम करता है कि हमारे जो वेट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। सो इंक्रीज वेट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द इंडिविजुअल टू इंडल्ज इन फिजिकल एक्सरसाइजेस या फिर एक्टिविटीज़। ये क्या मतलब देखा जा सकता है कि अगर एक इंसान का वेट ज़्यादा है तो वो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको ज़्यादा तकलीफ होगी, उसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, छोटे मोटे एक्सरसाइजेस भी उसको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो विच इन टर्न विल लेड टू मोर गेन इन वेट, ठीक है। सो जो अब एक्टिविटीज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो उसका मतलब उसको वेट और भी ज़्यादा गेन हो जाएगा। सो इट इज़ लाइक अ विशियस सर्कल, सॉरी या मतलब ये एक विशियस सर्कल की तरह है, टिल द पर्सन कैन नॉट डू मच अबाउट इट एंड ही और शी फील्स नो वे आउट एंड कुड बिकम नेग्लिजेंट। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो मतलब फील करे थोड़ा सा नेग्लिजेंट एंड ऐसा कुछ, ठीक है, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ को लेके। सो ओबेसिटी कैन बी लिंक्ड टू वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इलनेस। ओबेसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होते हैं जो भी फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल इलनेस है उससे, एंड सोशल प्रॉब्लम से भी। सो ओबेस इंडिविजुअल्स आर मोर सस्पेक्टेबल फॉर डेवलपिंग हाइपरटेंशन। जो ओबेस लोग होते हैं ना वो ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं हाइपरटेंशन को या फिर डायबिटीज़ को, किडनी रिलेटेड एलिमेंट्स या फिर गाल ब्लैडर रिलेटेड एलिमेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस एंड ऑल्सो कैंसर इन सम केसेस। तो ऐसा बहुत सारे डिजीज़ेस को वो कैच कर लेते हैं। सो ऑल्सो एंड मोस्ट ऑफ दिस इलनेस कम विद देयर ओन कॉम्प्लिकेशंस, लाइक ये सारे जो डिजीज़ेस आते हैं या फिर इलनेसेस आते हैं वो अपने कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। सो बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है, दोनों, फिजिकल भी साइकोलॉजिकल भी। सो इट कैन ऑल्सो लेड टू बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इनकी वजह से। सो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इन वुमेन, स्ट्रोक, इनफर्टिलिटी एंड osteoarthritis, okay, whatever. So obesity can also have फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस। ओबेसिटी के कुछ फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। एज सच इंडिविजुअल विल डिस्प्ले लोअर सेल्फ एस्टीम, उस इंडिविजुअल का सेल्फ एस्टीम कम हो सकता है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी हो सकती है। सो फर्दर दे मे ऑल्सो डेवलप डिप्रेशन, आगे चल के उनको डिप्रेशन डेवलप हो सकता है या फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। विद एक्सपोजर टू मीडिया से अगर हम लोग एक्सपोजर टू मीडिया, द मॉडर्न कल्चर, यहाँ पे मीडिया से अगर हम लोग लिंक की बात करें या फिर मीडिया की बात करें या फिर मॉडर्न कल्चर की बात करें जो कि प्रमोट करता है स्लिम बॉडी या फिर ऐसा ही बॉडी टाइप जो स्लिम हो, इंडिविजुअल्स विद ओबेसिटी आर लेफ्ट विद अ पुअर बॉडी इमेज, ठीक है, मतलब जो मोटे लोग हैं उनको पुअर बॉडी इमेज में दिखा दिया जाता है। सो बॉडी इमेज कैन बी एक्सप्लेन एज अ सब्जेक्टिव एवेल्यूएशन ऑफ हाउ वन अपीयर्स, ठीक है, मतलब बॉडी इमेज जो है इसे एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसा एक इंसान अपीयर हो रहा है। सो दस दे फील एंड थिंक नेगेटिवली अबाउट देयर बॉडीज़, अपने बॉडी के बारे में वो काफ़ी बुरा सोचने लगते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इसको बुरी तरीके से मीडिया पे दिखाया जा रहा है, एंड दिस अगेन कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट और देयर सेल्फ एस्टीम, ठीक है, अगेन ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उनके सेल्फ एस्टीम पे। सो ओबेस पीपल आर ऑफन स्टिग्मेटाइज्ड, ओबेस पीपल को मोस्टली स्टिग्मेटाइज किया जाता है, एंड आर
परसीव्ड एज बीइंग लेज़ी, उनको ऐसा माना जाता है कि वो बहुत लेज़ी है, वो स्लो है, वो स्ट्रॉन्ग विल को लैक करते हैं, उनके जो स्ट्रॉन्ग विल पावर उनके अंदर नहीं होती है। एंड दिस इज़ अ नेगेटिव सोशल एटीट्यूड, ठीक है, ये काफ़ी नेगेटिव सोशल एटीट्यूड है। एंड दे आर ऑल्सो सब्जेक्टिव टू वेट रिलेटेड टीजिंग, वो वेट रिलेटेड टीजिंग बहुत ज़्यादा पहले होती थी, एंड एज वेल एज बुलिंग में भी वो आ सकते हैं, बिकॉज पहले ऐसा होता था, अभी कम हो गया है। दो इट वुड सीम दैट डाइट कैन हेल्प लूज़ वेट, डाइट से हम वेट लूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट बॉडी गेट्स इनफ न्यूट्रिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए। डाइट मतलब एकदम खाना बंद कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द इंडिविजुअल्स डू नॉट सफ़र फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिसिट, ठीक है, मतलब कोई न्यूट्रिशन डेफिसिट पे वो ना पड़ जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। सो फर्दर डाइट में नॉट ओनली may not be effective on its own and needs to be combined with exercises, ठीक है, मतलब डाइट अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए। सो एक्सरसाइजेस नॉट ओनली हेल्प्स लूज वेट बट ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एक्सरसाइज से हमें ना ही सिर्फ वेट लॉस में मदद होती है बट हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देता है। सो लीन बॉडी मास ऑल्सो इंक्रीजेस, जो लीन बॉडी मास है वो भी बढ़ता है, एंड एपेटाइट डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, मतलब हमारा जो बॉडी मास है वो बढ़ रहा है और जो हमारा एपेटाइट है वो कम हो जा रहा है, तो मतलब हमारे रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से। सो ओवरऑल एक्सरसाइज हेल्प्स इन एनहेंसिंग वंस हेल्थ, मतलब एक्सरसाइज से हमारा बॉडी जो है वो एनहेंस होने वाला है या होता है, हमारा जो हेल्थ है वो एनहेंस होता है, एंड बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। वाइल यूजिंग एक्सरसाइजेज एज अ वेट मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है, मतलब जब हम वेट मैनेजमेंट टेक्निक के में अगर एक्सरसाइज को लेकर आए, मतलब वेट को मैनेज करने के लिए अगर हम लोग एक्सरसाइज करें, सो इट इम्पॉर्टेंट टू सेट शॉर्ट टर्म गोल्स फॉर बोथ एक्सरसाइज एंड डाइट, ठीक है, हमें शॉर्ट टर्म गोल्स बनानी है एक्सरसाइज और डाइट के लिए रैदर देन लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, मतलब लंबे टाइम के लिए ना करके हमें छोटे टाइम के लिए करना है। ऑल्सो सर्टेन पॉजिटिव इन्फोर्समेंट्स, ओके, कुछ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट्स होते हैं या फिर रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि हम दे सकते हैं हमारे एक एक गोल्स को अचीव होने के बाद। कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल हो सकता है, इंटेंजिबल हो सकता है, हम कुछ भी दे सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रेगुलरली मॉनिटर द नेचर एंड टाइम, हमें रोज़ जो है मॉनिटर करना पड़ेगा, मतलब जो रेगुलरली जो हम लोग कर रहे हैं और नेचर और टाइम को ऑफ हमारा जो फूड इनटेक है उसका, ठीक है, उसको हम लोगों को रेगुलरली मॉनिटर करना है। फैमिली मेम्बर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर्स, जो फैमिली मेम्बर्स हैं और फिर जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं लाइफ के, ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग, मतलब हमें उनको भी इनकरेज करते रहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उस इंडिविजुअल को, विलिंग टू मैनेज हिज और हर वेट, ताकि वो अपने वेट को मैनेज कर सके। उसको अच्छा फूड खाने के लिए बोलो, उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोलो, सो इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इन सर्टेन केसेस सर्जरी, कुछ सर्जरीज होती हैं जैसे कि बैरियाट्रिक सर्जरी, कुछ ऐसा होता है, ऑल्सो कैरिड आउट, ये भी काम करता है, दैट इन्वॉल्व्स इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ स्टमक, जिसमें उस स्टमक के साइज़ को कम कर दिया जाता है बाय स्टेपलिंग इट, मतलब स्टेपल करके इसको किया जा सकता है, दस रिस्ट्रेनिंग द अमाउंट ऑफ फूड टेकन, ठीक है, ताकि वो रिस्ट्रेन कर पाए जो भी वो फूड खा रहा है। वी फोकस्ड अबव ऑन हाउ ओबेसिटी कैन बी ट्रीटेड, कैसे हम ओबेसिटी को ट्रीट कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें बताई गई है, बट नथिंग बेटर देन प्रिवेंशन एंड टू प्रिवेंट बीइंग ओवरवेट, लेकिन कुछ भी बेटर नहीं है प्रिवेंशन से, हम प्रिवेंट कर सकते हैं ओवरवेट होने से, ओबेस एंड द ओवरऑल मेंटेन वंस हेल्थ, हम ओबेस से भी बच सकते हैं और ओवरऑल हम अपने हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। वी नीड टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हमें ज़रूरत है कि हम लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन करें, दैट इंक्लूड्स रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, हम फिजिकली रोज़ एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज़ करें, न्यूट्रिशियस डाइट खाएँ, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस को भी मैनेज करें, एंड सेल्फ मॉनिटरिंग वंस फूड इनटेक, हम मॉनिटर करें हमारा जो फूड हम खा रहे हैं, कैन ऑल्सो हेल्प इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये भी चीज़ मदद करती है। सो अवेयरनेस ऑल्सो नीड टू बी क्रिएटेड, अवेयरनेस भी हमें ज़रूरत है अमंगस्ट पेशेंट्स,
पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ फूड, मतलब पेरेंट्स को भी ये चीज़ की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि किस टाइप का फूड वो अपने बच्चे को दे रहे हैं, जिसका उसका भी डाइट प्लान उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। सो उनको भी बताने की ज़रूरत है कि किस टाइप का डाइट प्लान उसके बच्चे का होना चाहिए, एज टू अवॉइड ओबेसिटी, ताकि वो अवॉइड कर सके ओबेसिटी, उसके बच्चे को ना हो, एंड ऑल्सो टू कीप देम फिजिकली एक्टिव एंड हेल्दी। ठीक है, उसको फिजिकली एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए। सो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM जो है, उसमें इंक्लूड होते हैं कि लाइक फीडिंग और जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें दैट आर डिनोटेड बाय अ कंटिन्यूइंग डिस्टर्बेंस। लाइक ये कंटिन्यूइंग डिस्टर्बेंस है जहाँ पे लाइक ईटिंग या फिर बिहेवियर रिलेटेड ईटिंग जो भी होता है उससे। सो एंड द आउटकम ऑफ विच इज़ चेंज इन फूड कंजम्पशन। लाइक इसका जो आउटकम होता है, जो कि फूड कंजम्पशन में जो भी चेंजेस आती हैं या फिर फूड एब्जॉर्प्शन जो हो जाता है, दैट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे, एंड एज वेल एज साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, साइकोलॉजिकल और सोशल फंक्शनिंग में भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सम ऑफ द फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, कुछ फीडिंग या ईटिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं DSM-5 आर पीसा, इन सब के बारे में नीचे अच्छे से दिया हुआ है। रुमिनेशन डिसऑर्डर and avoidant or restrictive food intake disorder, एनोरेक्सिया, इसको एनोरेक्सिया पढ़ते हैं, मुझे बताना, ठीक है। नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। Okay, these are briefly discussed as follows. So PISA includes consumption of items that are not thought of as food, मतलब ऐसी चीज़ों को खाना जो कि हमें फूड नहीं कह सकते हम जिसको, जो कि एडिबल नहीं होता है, एज सच डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन नहीं होती है, वो एडिबल ही नहीं होता है। तो जैसे कि हेयर हो गया है ना, तो उसको हम लोग PISA कहेंगे। र्यूमिनेशन डिसऑर्डर, ये जो र्यूमिनेशन डिसऑर्डर होता है वो रेगुलर रिगर्गिटेशन, ओके वॉट एवर, जो ये ब्रिंग अप द स्वॉलोड फूड, ठीक है, स्वॉलोड फूड को, द फूड अकरिंग फॉर मिनिमम 1 मंथ, मतलब फूड जो अकर होता है मिनिमम 1 मंथ के लिए, और एक्चुअली स्वॉलोड फूड का मतलब जो निगला हुआ खाना है वो। एंड अवॉइडेंट और रेस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर, ठीक है, अवॉइडेंट और रेस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर जो होता है, दिस डिसऑर्डर वॉज अर्लियर रेफर टू एज सिलेक्टिव ईटिंग डिसऑर्डर। इसको हम लोग पहले कहते थे सिलेक्टिव ईटिंग डिसऑर्डर, एंड इन्वॉल्व्स लिमिटिंग द अमाउंट और टाइप ऑफ फूड दैट इज़ कंज्यूम। ठीक है, मतलब हम लिमिट कर दे रहे हैं, मतलब कम कर दे रहे हैं जो भी अमाउंट ऑफ फूड और या फिर टाइप ऑफ फूड हम खाते थे उसको। एंड दो दिस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम एनोरेक्सिया एज द इंडिविजुअल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी एनेक्साइटी, मतलब यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एनोरेक्सिया से, बिकॉज यहाँ पे जो इंडिविजुअल है कोई एनेक्साइटी नहीं फेस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई डिस्ट्रेस फेस नहीं कर रहा है रिलेटेड टू शेप और एंड साइज़, कुछ भी उसका जो शेप है या फिर साइज़ है उसकी बॉडी का, आर हैव फियर ऑफ बीइंग फैट, और यहाँ पे कोई डर भी नहीं है कि उसको फैट है या ऐसा कुछ। सो या इसीलिए हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये जो है दिस इंक्लूड्स लॉस ऑफ वेट, लाइक वेट लॉस करने के लिए या फिर इनेबिलिटी टू गेन वेट, ठीक है, मतलब इनेबिलिटी कि अब वो गेन करे वेट को ड्यू टू अवॉइडिंग फूड, वो फूड अवॉइड करने लगते हैं। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनेंस ऑफ वेट, मतलब वेट को मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी हो रही है एज़ पर वंस वेट, उसके वेट में और उसका एज में और स्टेचर में। फर्दर इंडिविजुअल्स एनी ऑल्सो हैव क्या है ये, एनी ऑल्सो हैव बॉडी इमेज दैट इज़ डिस्टॉर्टेड। ओके, नेक्स्ट आता है बुलिमिया नर्वोसा। सो दिस इन्वॉल्व्स बिंज ईटिंग दैट इज़ फॉलोड बाय कंपेंशन, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है। ओके, बिहेवियर्स लाइक वॉमिटिंग दैट इज़ सेल्फ इंड्यूस्ड सो एज टू अनडू द इफेक्ट ऑफ बिंजिंग। ओके, मतलब ओवर ईटिंग, यू नो, आप ज़्यादा ही खा ले रहे हो तो उस चीज़ का हम लोगों को, एंड एक्चुअली ये बिहेवियर जो है ना वॉमिटिंग तक लेके आ जाती है, जिस इज़ लाइक सेल्फ
इंड्यूस्ड सो दैट अंडू द इफ़ेक्ट ऑफ बिंजिंग, ठीक है, मतलब वो अंडू कर सके ताकि वो जो खा रहा था इतना ज़्यादा ओवर ईट कर रहा था। और उसके बाद बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स में तो ओवर ईटिंग ही आएगा। सो दिस इंक्लूड्स रिपीटेड एपिसोड ऑफ कंज्यूमिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, मतलब बार बार रिपीटेडली वो मतलब बहुत ज़्यादा खा रहा है। ऑफन क्विकली एंड इवन कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी भी और अपने आप को डिस्कम्फर्ट करते हुए, मतलब कंफर्टेबल नहीं होते हुए। हैविंग फीलिंग अ लॉस ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग बिंजिंग, मतलब ओवर ईटिंग के समय मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होके खाना। एंड एक्सपीरियंसिंग ऑफ शेम, गिल्ट एंड डिस्ट्रेस, शेम फील करना, गिल्ट फील करना, डिस्ट्रेस फील होना आफ्टर द बिंजिंग, मतलब खाना ओवर ईट करने के बाद अब उसको गिल्ट भी हो रहा है। सो दिस मे नॉट बी रेगुलर यूज़ ऑफ कंपेंसेटरी बिहेवियर। ओके, सो ये मतलब रेगुलर यूज़ नहीं है, मतलब दिस इज़ नॉट अ रेगुलर यूज़ ऑफ कंपेंसेटरी बिहेवियर दैट आर अनहेल्दी, जो कि अनहेल्दी होता है, लाइक पर्जिंग वट एवर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब ये नोट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हियर, दैट दिस डिसऑर्डर्स आर टू बी डायग्नोस्ड, ये जो डिसऑर्डर्स हैं उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं बाय ट्रेंड प्रोफेशनल, कुछ ट्रेंड प्रोफेशनल को हायर करके, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हम बात कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन मेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, हम ना ही हम लोग सिर्फ मतलब सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके हम नहीं कर सकते। सो हमें किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। एज़ विथ एनी अदर डिसऑर्डर, अगर कोई और डिसऑर्डर है, दिस डिसऑर्डर्स कैन ऑल्सो कॉज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब ये जो डिसऑर्डर है वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। एंड कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फिज़िकल हेल्थ, हमारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है हमारी फिज़िकल हेल्थ में किसी भी इंडिविजुअल के। एंड हिज और हर ही और शी इज़ नॉट ईटिंग हेल्दी और अप्रोप्रिएटली, वो हेल्दी नहीं खा रहा है या अच्छे से नहीं खा रहा है। एंड इन सेम केसेस अनहेल्दी कंपनसेटरी बिहेवियर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। सो कुछ अनहेल्दी कंपनसेटरी बिहेवियर भी आ सकता है इधर। तो सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स कैन ऑल्सो बी लाइफ थ्रेटनिंग, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं। सो इंडिविजुअल और ग्रुप थेरेपी, जो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप थेरेपी है जो कि लाइक फैमिली थेरेपी से लाइक डिसाइड करता है अपने फैमिली थेरेपी पे, एंड कैन बी हेल्पफुल फॉर इंडिविजुअल्स, ये हेल्पफुल हो सकता है इंडिविजुअल्स के ऊपर जो कि डिसऑर्डर्स या फिर बिसाइड न्यूट्रिशनल काउंसलिंग में है। अगेन इंडिविजुअल और ग्रुप थेरेपी जो है बिसाइड्स फैमिली थेरेपी, ओके, सो वो हेल्पफुल हो जाता है जो भी इंडिविजुअल्स है जिसको लाइक कोई डिसऑर्डर्स है, ठीक है, एंड बिसाइड्स जो भी न्यूट्रिशनल काउंसलिंग्स है उससे। सम ऑफ द साइकोथेरेपीज़, सो कुछ जो साइकोथेरेपीज़ हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं या फिर यूज़फुल हो सकता है एक्सेप्टेंस के लिए और फिर कमिटमेंट के लिए, जो कमिटमेंट थियोरी होता है उसके लिए। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT है, कोग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी CRT, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी एंड साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी, ये बहुत सारे ऐसे थेरेपी वगैरह के नाम हैं। इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूरत होती है कि उसको भी मतलब हमें देने की ज़रूरत होती है। सो सोशल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स से जो सोशल सपोर्ट है वो मिलना चाहिए। सिग्निफिकेंट जो दूसरे लोग हैं, इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनसे भी मिलना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिकवरी प्रोसेस में। सो आई गेस समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक था। सो लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आप फूड के कंपोनेंट्स का ऐसा लिस्ट बना सकते हो जो कि दिया हुआ है। एंड स्टेट एनी वन फैक्टर दैट कैन बी एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, बहुत सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, कुछ भी एक लिख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।